नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये घटना चक्र का जो भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अब मुगल वंश से स्टार्ट करेंगे। तो मुगल वंश से जो स्टार्टिंग में नोट से विवरण है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। किसका? चगताई शाखा का, ठीक है। और जिसके अधिकार के मध्य एशिया और तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। बाबर का पूरा नाम जो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह फरगना के सिंहासन पर बैठा। सैवानी खां ने 1501 में सरेपुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। तो 1501 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें इसको मध्य एशिया से बाहर जाना पड़ा था? ये थे सरेपुल के युद्ध में, ठीक है। और किसके साथ हुआ था? सैवानी खां। तो इन्होंने जो सैवानी खां है उन्होंने मध्य एशिया से बाबर को खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग सैवानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 में काबुल विजय की और 1506 या 1507 ईस्वी में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की थी, ठीक है। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। यहाँ पे अब दिल्ली की बात हो रही है कि दिल्ली में कौन सा लोदी शासन था चल रहा था ना। तो उस टाइम आलम खां जो थे वो इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो किसने किया था आमंत्रित? आलम खां ने किया था। 1524 ईस्वी में बाबर ने चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें, ठीक है। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। तो भारत में जो शासक थे उन्होंने खुद ही बाबर को निमंत्रण दिया था कि आइए हमारे भारत में आइए। तो उसमें कौन कौन थे? राणा सांगा थे, आलम खां थे और दिलावर खां था, ठीक है। ये तीन लोग थे जिन्होंने आमंत्रण दिया था और बाबर को क्या मिल गया? एक अवसर मिल गया। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इस बाबर के आगमन के बाद ही। तो वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, ठीक है। 21 अप्रैल जिस टाइम क्या होता है? सिविल सेवा दिवस, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इसे युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए पराजित हो गई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया, ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। कब डाली? 27 अप्रैल 1526 को। जैसे ही पानीपत का युद्ध खत्म हुआ, इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग, जो शाह खां थे, जैसे इसका युद्ध हुआ था सरेपुल का, क्या नाम था? सैवानी खां, शाह खां नहीं, सैवानी खां। तो इसने तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था ना, वही बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, ठीक है। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। तो बाबर के तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था? उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति ने किया था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग पानीपत, ठीक है।
बाबर ने खानवा का युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध अब इसके बाद हुआ था, जैसे पानीपत का हुआ उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। तो खानवा के युद्ध में इसने जिहाद की घोषणा की थी। और खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। ठीक है, बादशाह की मुगल इब्राहिम लोदी के बाद की थी। उसके बाद गाजी की कब की? खानवा के युद्ध में 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले का अधिकार कर लिया। युद्ध में मेदिनी राय मारा गया, जो चंदेरी का शासक था, राजा था। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। अब चंदेरी के बाद क्या हुआ? घाघरा का युद्ध। तो ये हुआ बाबर और महमूद लोदी के बाद 29 में। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक सीक्वेंस में 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में जो हुआ था वो खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, फिर 1529 में खानवा का युद्ध और फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस भी मिलाने आता है। तो इसका या तो आप कोई निमोनिक्स बना दीजिए जिसमें याद रहे इस चीज़ को। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए, या फिर आप कोई नहीं, अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदख्शां का शासन जो था वो हुमायूं के पास था, बदख्शां का। तो बाबर के टाइम हुमायूं कहाँ का कार्यभार संभाल रहा था? तो कहाँ का? बदख्शां का। ठीक है, मीर फक्र अली, हिंदाल और मिर्जा सुलेमान को प्रदान किया गया था। कामरान को काबुल, कंदहार एवं मुल्तान का प्रशासन दिया गया था। कामरान को कहाँ का? काबुल का, कंदहार का और मुल्तान का। मीर यूसुफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद, हिसार, फिरोजा सम्मिलित थे। हिसार, फिरोजा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बयाना, चंदेरी एवं ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कार्यान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदख्शां से कहाँ तक फैला था? बिहार तक। किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था। ठीक है, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। इसे तुजुक बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। तो बाबरनामा किसकी है? बाबर की जीवन घटनाओं से संबंधित है। तो बाबरनामा में ये जो उन्होंने आत्मकथा लिखी है बाबर ने, इसमें 2 हिंदू राजाओं का भी उल्लेख है। कौन कौन से हैं वो? एक विजयनगर है, दूसरा मेवाड़। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय थे, वो मेवाड़ के तो राणा सांगा थे ही ना। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया था। तो इसके बाद तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा था। फिर बाद में अकबर ने, जो अब्दुल रहीम खान खाना है, उन्होंने फारसी भाषा में इसका रूपांतरण किया था। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ स्थान रखता है। तो आत्मकथा तो थी, साथ में एक पद्य रचनाओं का संकलन है जो दीवान कहलाता है। ठीक है, पद्य में उसने एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। तो मुबैयान क्या है? मुबैयान मुस्लिम कानून की बुक है ये। ठीक है, वो बाबर की एक रचना रिसाले उसज खत बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर वाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो सेनानायक थे, मीर वाकी। ठीक है, तो कौन कौन सी रचनाएं कौन कौन सी हो गई इनकी? एक तो बाबरनामा थी जो कि तुर्की में लिखी गई है। इसके बाद दीवान है जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ है। और पद्य में एक और है मुस्लिम कानून की बुक जिसके मुबैयान है। और एक और रचना है खत बाबरी, रिसाले उसज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आंसर है।
ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। फर्स्ट है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन था? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो यही सही है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे, वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक है, दिलावर खान जैसे क्रूर व्यवहार के पिता थे, नहीं, चलिए फर्स्ट सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1524 ईस्वी में बाबर के चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था। दौलत खान ने अपने पुत्र दिलावर खान को बाबर के पास भेजा इस संदेश के साथ कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खान को पदस्थ करने में सहायता करे। बाबर के लिए स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो क्या थे? फारसी थे, अफगान थे, चगताई तुर्क थे। तो जो मुगल शक्ति के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये चगताई तुर्क थे। ठीक है, मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्कों का देश तुर्किस्तान थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसने बाबर को सरियपुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ये सैवानी खां थे, जिन्होंने सरियपुल के युद्ध में पराजित किया था, और साथ में तुलगुल जो पद्धति थी उसको भी इन्होंने प्रयोग किया था इसमें। ठीक है, सैवानी खां ने तुलगुमा, ठीक है, तुलगुमा पद्धति, इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध पद्धति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग सैवानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था, और फरगना से इन्हें खदेड़ दिया, बाबर को खदेड़ दिया था। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो बाबर ने अपनाया था। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसकी विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली एवं बंदूकशियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा हुआ था? खानवा का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी, उसके तोपखाने में युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। युद्ध इब्राहिम लोदी के सैनिकों की संख्या अधिक थी, लेकिन पराजित हो गया था वो, और बाबर का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया, और उसने 27 अप्रैल 1526 को बादशाह घोषित किया अपने आप को, और मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो तुलगुमा प्रथा, उसकी सैन्य कुशलता, तो इसमें उसकी सैन्य कुशलता मान रहा है कि मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। वह अनुभवहीन व्यक्ति था, जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। बाबर ने ये लिखा है ये। ठीक है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ये था कुशल सेना नायक। ठीक है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण कुशल सेना नायकत्व था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। दिए गए विकल्पों में पानीपत के युद्ध में बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग किया। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी, और
संचालन तोपों का उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने। और परंतु बाबर ने 1519 में बजौर पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख है, मतलब इससे पहले भी वो बजौर की लड़ाई में उपयोग कर चुका था इसका, ठीक है। तोप खाने का। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में सही है। खानवा का युद्ध 1527 में तो सही है। घाघरा का युद्ध 29 में तो सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं, ये सही नहीं है। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था वो 28 में हुआ था, ठीक है। और 30 में बाबर की मृत्यु हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जो चंदेरी का उस टाइम राजा था, ठीक है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ था? उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। तो मेहराब और गुंबद तो उससे पहले ही बन चुके थे, बलवन के उसमें हुआ था। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। तो हाँ, एक ही चीज हुई थी, तैमूरी राजवंश स्थापित हो गया था, ठीक है। बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ और 13वीं सदी के मध्य में किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया की 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज खां मंगोल का वंशज तथा पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूर प्रभु सत्ता के दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करता था। मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण कराया जिसमें पानीपत की मस्जिद का निर्माण किया, जो कि ईंटों से निर्मित था। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी, जो रोड़ी की बनी हुई है, और सामान्य भवनों को महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेरशाह के काल में नगर के विशाल और मजबूत दरवाजों में सुंदर मेहराबों का निर्माण, संगमरमर और रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि एक नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बड़ी मस्जिद किला कोहिना का निर्माण शेरशाह द्वारा 1541 में किया गया था। तो किला कोहिना कहाँ है? दिल्ली के पुराने किले में। और किसने निर्मित करवाया था? शेरशाह ने 1541 में। इसके निर्माण में लोदी शैली की जमाली मस्जिद की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार और एक गुंबद रखी हुई है। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिन्हें 5 खानों में विभाजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में इन्होंने जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। नेक्स्ट, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध में, बी हो जाएगा इसका आंसर। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, वह था कौन था? राणा सांगा था। तो इसका डी हो जाएगा। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो राणा सांगा हुए थे, सी होगा इसका आंसर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, क्या रखा? बाबर रखा, और बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी
1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की उपाधि धारण की थी। तो कहाँ की थी? काबुल में की थी बादशाह की। और बादशाह की कहाँ की थी? ये पानीपत के युद्ध के बाद। ठीक है, बादशाह और बादशाह काबुल। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 में काबुल विजय किया और काबुल में ही 1506 या 1507 में अपने अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण की। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। राजस्थान का नहीं था, यहाँ पे तो राजपूत थे, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। बाकी इनका बिहार तक फैला हुआ था बाबर का साम्राज्य। ठीक है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, धैर्य व संकल्प की सफलता। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके शासन, साहस एवं धैर्य का ही प्रतिफल था कि उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है जो परिश्रम करता है, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का किया है और सेकंड कौन था? विजयनगर था, 2 का किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें एक विजयनगर, दूसरा मेवाड़ है। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है। नेक्स्ट है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा? तो हाँ लिखा। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो नहीं, तुर्की नहीं थी, फारसी थी। तो एक सही, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है। उसे तुजुके बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, बाद में फारसी भाषा थी मुगल दरबार की। और जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, इन्होंने तुजुके बाबरी को भी उसमें फारसी में अनुवाद किया था। तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुर्की में लिखा गया है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बाकी ने कराया था, जो सेनापति था। ठीक है, सेनानायक था उसका। अब उसके बाद हुमायूं और शेरशाह हैं। तो चलिए देखते हैं हुमायूं और शेरशाह का। तो हुमायूं और शेरशाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी यहीं पे विराम देते हैं। और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ उन्हें लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी आपको वीडियो देखने हैं तो हिस्ट्री के और नेट वगैरह के, तो वो हमने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।